स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट बजट और बाजार। बजट तो हो चुका है बट बाजार का रिएक्शन, बाजार अभी भी कुछ चीजें समझने की कोशिश कर रहा है और इसी एफर्ट में एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मार्सलिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर एंड CIO सौरभ मुखर्जी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए। बजट पर क्योंकि आपसे बात भी नहीं हो पाई तो पहले तो बजट पर ही आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। अब 2-3 दिन हो भी चुके हैं फाइन प्रिंट पढ़ने के लिए, पचाने के लिए। आपका क्या नजरिया बन रहा है बजट डॉक्यूमेंट को लेकर और बाजार के लिए क्या इम्पैक्ट है इसका? देखिए दिपांशु जी, जस्ट नॉट जस्ट बजट पे बट फाइनेंस मिनिस्टर जी को दाग देनी पड़ेगी, कमेंट करना पड़ेगा लास्ट 3 साल से कैसे बखूबी से उन्होंने इकोनॉमी को गाइड किया है थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। आई थिंक कोविड का जो दौर था 2 साल का, बहुत डिफिकल्टी का टाइम था। दूसरे देशों ने उल्टे सीधे चीजें की हैं, उनका नतीजा दूसरे देशों को झेलना पड़ रहा है। बट इंडिया की फिजिकल मैनेजमेंट, इंडिया की इकोनॉमिक मैनेजमेंट बोथ RBI और फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा काफी हाई क्वालिटी की थी एंड उसी का आई थिंक एक्सटेंशन है ये बजट। लास्ट 3 बजट में जो एनडीए की इकोनॉमिक सोच है वो काफी क्लैरिटी से प्रकट हुई है। फिस्कली कंजर्वेटिव है ये सरकार, इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहती है लेकिन गरीबों में पैसा नहीं बांटना चाहती। और वो वही ढांचा फिर से निकल के आया। कैपेक्स, सरकार ने कैपेक्स पे फिर से 30% से, फिर से आई थिंक तीसरा साल लगातार कैपेक्स पे 30% से खर्चा बढ़ाया, लेकिन गरीबों के प्रोग्राम में ज्यादा बढ़त नहीं की। ओवरऑल फिजिकल मैनेजमेंट अच्छी रही है। 5.9% का बजट डेफिसिट जो अनाउंसमेंट है मेरे को काफी क्रेडिबल लगा। और साथ ही साथ जो 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए कमाते हैं उनको एक अच्छा सा टैक्स ब्रेक मिला, उनके पॉकेट में 20-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा आएंगे। तो अच्छी बजट है। तीसरा लगातार बजट है निर्मला सीतारमण जी का जहां पे मैं इम्प्रेस्ड हुआ इस लेडी की क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ। कोई इंटरेस्टिंग थीम्स जो इस बजट के बाद आपके सामने निकल कर आ रही हैं, जो एग्जिस्टिंग थीम्स है जो बजट के बाद फिर कन्विक्शन और ज्यादा बढ़ता हो उस पर? देखिए, एक चीज मैं काफी सालों से लोगों को समझा रहा हूँ, हमारा देश फ्री मार्केट इकोनॉमी है। अब सरकार की अहमियत उस प्रकार से नहीं रही जितना पहले था। निवेश के क्षेत्र में आपके दर्शकों के लिए, मेरे लिए सरकार की बजट की अहमियत उस प्रकार से नहीं रही जैसा मानिए 10-15 साल पहले थी। अब ज्यादातर अभी एक्शन जो सरकार का है, इम्पैक्ट जो इकोनॉमी का, वो GST के जरिए से है एंड थिंग्स लाइक PLI के जरिए से है। जितना जैसे आगे बढ़ते हुए इंडिया फ्री मार्केट इकोनॉमी और बनती जाएगी, कुछ प्रकार से इंडिया USA और UK की तरह बन जाएगी जहां पे लोगों को कुछ अता पता होता नहीं है बजट का, क्या बजट कब सरकार अनाउंस कर रही है। इट इज नॉट अ बिग डील। US UK में अगर आप जाओगे, सरकार ने बजट में क्या घोषणा की इज नॉट समथिंग पीपल लुक आउट फॉर। मेरे ख्याल से काफी हद तक वो वहां पहुंच चुके हैं। सरकार का 19-20 का बजट का खेल होता है, बाकी सारा जो मेहनत का काम होता है, सरकार का जो मेहनत का काम होता है वो बजट के बाहर होता है। सो ये सोच के कि बजट में कैपेक्स की घोषणा की, अब हम जाके कैपेक्स के स्टॉक लेंगे, वो मेरे को काफी पुरानी सोच लगती है, थकी हुई सोच लगती है। चलिए तो ठीक है, बट फिलहाल बाजार पर आपका क्या नजरिया बन रहा है? क्योंकि रिसेंटली थोड़ा ऊपर से करेक्शन हो गया है, अदानी ग्रुप स्टॉक्स को लेकर थोड़ी चिंता बनी थी तो बैंक्स पर भी एक इम्पैक्ट आया उसका। फिलहाल नजरिया क्या है बाजार की डायरेक्शन को लेकर, मौजूदा एक्शन को लेकर? देखिए दीपांशु जी, कभी हमने कोशिश तो की नहीं बाजार को टाइम करने का, ना तो हमारी कोई इच्छा है आगे जाते हुए बाजार को टाइम करे। जैसा मैं लास्ट 2 साल से बोल रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी कोविड के झटके से काफी अच्छी तरह से बाहर आई है। इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे FMG ने भी बोला, इकोनॉमिक ग्रोथ सुदृढ़ है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी मजबूत तरीके से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में जो लास्ट ईयर इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन का जो जो लहर आया था वो भी अभी अवेट कर रहा है, वो धीमा पड़ रहा है इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन का लहर। मेरे ख्याल से RBI शायद ज्यादा से ज्यादा एक रेट हाइक करेगा, उसके बाद रेट हाइक का भी सिलसिला खत्म होगा। तो अगर आप पूरे इकोनॉमिक सिचुएशन को देखें, काफी सुदृढ़ अच्छी सिचुएशन है इकोनॉमी की। वेल रन कंपनीज, क्लीन कंपनीज, जिनकी कैश फ्लो अच्छी है, गवर्नेंस अच्छी है, वो इंडिया में आपके दर्शकों को अच्छा पैसा कमा के देगी। अर्निंग्स को लेकर क्या नजरिया है? फिलहाल जो अर्निंग सीजन अब तक गया है, ज्यादातर बैंक्स की तरफ से हमने अच्छी परफॉर्मेंस देखी है। कुछ कंजम्पशन रिलेटेड में उतार चढ़ाव रहा है, बट आपकी अर्निंग्स एनालिसिस क्या कह रही है इस समय? ठीक है, अगेन क्वार्टरली अर्निंग्स पे उतना दिमाग नहीं लगाते, बट जैसे मैं बोल रहा था, अगर इकोनॉमी की हालत अच्छी है तो जाहिर है मोटा मोटी कॉर्पोरेट अर्निंग्स की पिक्चर भी अच्छी है। बैंक्स ने तो, जैसे आप बोल ही रहे हो, बैंक्स ने तो शानदार नंबर दिखाए। मेरे ख्याल से ये बैंकिंग सिस्टम की हालत अच्छी रहेगी अगले 1-2 साल। बट अगर हम बियॉन्ड बैंक्स भी देखें, अगर हम IT सर्विसेज सेक्टर देखें, जहाँ पे लोग पता नहीं किस लिए लास्ट ईयर डर रहे थे, हमको तो कुछ समझ नहीं आया, लोग IT पे लोग इतनी उछल कूद कर रहे थे। IT सेक्टर की भी अच्छी प्रोस्पेक्ट्स है। अगर हम डोमेस्टिक कंजम्पशन देखें,
धीरे धीरे जैसे कोविड का इम्पैक्ट खत्म हो रहा है, इवन एफएमसीजी सेक्टर जो काफी हद तक पिटी हुई थी लास्ट 2 साल, थोड़ी बहुत आगे बढ़ रही है। जो डोमेस्टिक एस्पिरेशनल कंजम्पशन है, जो बिग टिकट एस्पिरेशनल कंजम्पशन है, गाड़ियों पे, वॉशिंग मशीन पे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे, वो काफ़ी हेल्दी तरीके से है। सो काफ़ी ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक रिकवरी है और उसका नतीजा है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी काफ़ी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप वाई वाई कोविड का इम्पैक्ट हटा दे तो इवन इन कंपनीज जहाँ पे हमारा काफ़ी बड़ा निवेश है, जैसे कि डॉक्टर लाल, जैसे कि डिवीज लैब, अगर हम वाई वाई कोविड का इम्पैक्ट हटा दे, वहाँ पर मेरे को काफ़ी मजबूती से कॉर्पोरेट अर्निंग्स आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। रिसेंटली डिवीज के नंबर्स के बाद थोड़ा शार्प रिएक्शन आया था, बट जो लॉन्ग टर्म आउटलुक है वो कह रहे हैं कि ठीक ही रहना चाहिए। देखिए, इंडिया में रहना और इंडिया में निवेश करना बहुत ही मजेदार लगता है मेरे को। तो जैसे आप बोल रहे हो, लास्ट वीक कुछ स्टॉक डिवीज का 11% टूटा, आज भी तो देख रहा हूँ स्टॉक टूट रहा है। और साथ ही साथ मैं अपने चाय पीते हुए अखबार में पढ़ रहा हूँ कि चाइना का एक बलून यूएस ने F-22 जेट से फोड़ दिया। ना चाइना बनाता है दुनिया का 90% एपीआई, दुनिया का 90% एपीआई चाइना बनाता है। करीबन $220 बिलियन चाइना कमाता है एपीआई से। इंडिया केवल 20 बिलियन बनाता है, चाइना के मुकाबले हमारी एपीआई इंडस्ट्री 1/9 1/10 है। डिवीज इंडिया का सबसे शक्तिशाली डिवीज का एपीआई का प्लेयर है। अगर आप डिवीज के नंबर देखें लास्ट क्वार्टर के, उनका एपीआई बिजनेस कोविड के पहले से मुकाबले आगे बढ़ गया। मोलनुपिराविर हटा दीजिए, उनका बोथ एपीआई और कस्टम सिंथेसिस बिजनेस कोविड के पहले के मुकाबले 30% आगे है। आगे बढ़ते हुए पोस्ट कोविड जैसे जैसे चाइना और यूएस के बीच में एक खतरे की आशंका बढ़ेगी, वैसे मेरे को लगता है इंडिया को फायदा रहेगा एपीआई के क्षेत्र में। एफएम ने भी बजट में कुछ इंसेंटिव्स दिए फार्मा सेक्टर को। बट जैसे जैसे चाइना का एपीआई बिजनेस, अगर 10% भी एपीआई चाइना से इंडिया शिफ्ट हुआ, इंडिया की एपीआई मार्केट डबल होगी और हमारे ख्याल से डिवी सबसे बड़ा बेनिफिशियल होगा। मैनेजमेंट बोल भी रहा है वो चीज, बट मार्केट कुछ दूसरा गाना सुन रही है। जैसे डिवीज टूटता है, मार्सेलस निवेश बढ़ाता रहेगा। एक बात बता दूं, मेरा खुद का निवेश है मार्सेलस के प्रोडक्ट्स में, मेरे माँ बाप का है और हमारे 10,000 क्लाइंट्स का है। बट मेरे को काफी मजेदार लगा कि जिस हफ्ते चाइना और यूएस के बीच में टेंशन और बढ़ी, डिवीज का स्टॉक उस दिन 11-12% करेक्ट किया। दिस इज वाई लिविंग इन इंडिया इज सो मच फन। ओके, तो मौका ढूंढ रहे हैं सौरभ डिवीज की गिरावट में, और निवेश भी बढ़ाएंगे, और जैसे उन्होंने कहा निवेश भी है, उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी है। कोई और पोर्टफोलियो चेंजेस जो आप अभी प्लान कर रहे हैं? नहीं जी, देखिए हमारी जो पूरी स्ट्रैटेजी है इंडिया के प्रगति, इंडिया के विकास के साथ जुड़ के पैसा कमाए। और ये कमाने के लिए, जैसे मैंने सैकड़ों बार बोला है, क्लीन प्रमोटर को चुनिए। अच्छा प्रमोटर साफ सुथरा काम करते हैं, अकाउंट साफ सुथरे हैं। दूसरा, ऐसा प्रमोटर जिसने 10 साल समझदारी से अपने बिजनेस को बढ़ाया हो, रिटर्न ऑन कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आगे रहा हो। और तीसरा, ऐसा प्रमोटर जिसने जम के एक फ्रेंचाइज, ऐसे जम के दमदार बाहुबली प्रकार फ्रेंचाइज बनाया हो जहाँ पे प्राइसिंग पावर हो। ये 3 चीजें करते रहिए, इंडिया के विकास के साथ आगे बढ़ते रहिए। कीप इट सिंपल और क्वालिटी के साथ बने रहिए। ये है सौरभ मुखर्जी की इन्वेस्टमेंट राय। बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए सौरभ जी। ये है मार्शल्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर एंड सीईओ सौरभ मुखर्जी का बाजार पर